ओवैसी को एनडीए को शामिल किए एनडीए को हराना मुश्किल हो गया है। जिस असदुद्दीन ओवैसी को वोट कटवा, कट्टरपंथी, चरमपंथी, न जाने क्या क्या इंडी गठबंधन के दल कहते रहे, उनके लिए मांग आखिर क्यों उठने लगी है? चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, चाहे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि 2026 में चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल में 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने, तो ओवैसी क्या मजबूरी हो गए हैं, जरूरी हो गए हैं? और एक सवाल यह भी है कि क्या अब जो राजनीतिक पार्टियां ये समझ रही थी कि मुस्लिम वोट बैंक पर उनका अधिकार है, वो कहीं इधर उधर नहीं जा सकता है, उनको समझ आ गया बिहार चुनाव के बाद कि उसको संभाले रखना है, तो ओवैसी को अपने दल में रखना जरूरी है, अपने गठबंधन में रखना जरूरी है। आज इसी पर बात करेंगे। विजय शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, शालिनी अली मुस्लिम राष्ट्रीय महिला मंच से हमारे साथ हैं, रोहित सिंह संयोजक युवा चेतना के हमारे साथ हैं, तारिक खान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं, इमरान सोलंकी अध्यक्ष AIMIM बंगाल के हमारे साथ हैं, और बादल देवनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक और टीएमसी के समर्थक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तारिक खान साहब, सबसे पहले आप ही से सवाल है कि आपकी पार्टी के भीतर से ही आवाज उठ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी को खारिज मत कीजिए, उनको अपने साथ रखिए, नहीं तो बिहार का नतीजा देखा, 26 में बंगाल में और 27 में यूपी में भी झटका लग सकता है। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि जो मुस्लिम वोट बैंक आप जिसको अपना समझ रहे थे वो शिफ्ट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है? देखिए, किसी भी पार्टी का एक शीर्ष नेतृत्व होता है, वो बीजेपी में है, कांग्रेस में है, सपा में है, MIM में भी, वही डिसाइड करता है कि अलायंस होगा या नहीं होना चाहिए। मगर ओवैसी साहब की अपनी पार्टी है, अपनी विचारधारा है, ओवैसी साहब चुने हुए MP हैं, लेकिन जो विचारधारा ओवैसी साहब की है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के दूसरा पहलू, दूसरा बीजेपी कट्टरता की बात करती है। इसलिए अगर कोई भी पार्टी हो जो अपनी विचारधारा में चेंज लाती है, कांग्रेस ने कई चीजें अपने अंदर चेंज लाई, आज हम बहुत मजबूती से उनके साथ हैं, तो उसके बारे में बिल्कुल पार्टियां विचार करेंगी। लेकिन जब तक आप ये कहते रहेंगे कि आप किसी को हराने आ रहे हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष मेरे डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, बहराइच में, और वहां कहते हैं कि इस बार हम समाजवादी पार्टी को हरा देंगे। भाई, आप खुद जीतने के लिए जाओ ना। कौन कह रहा है? आप क्यों लोगों को, इससे पहले भी आप यूपी में लड़ चुके हैं, आप जीतने जाइए, लोकतंत्र है, आपका अधिकार है, आप चुनाव लड़िए, हर स्टेट में लड़िए। मगर जब आप ये कहेंगे कि आप उसको हराने के लिए आ रहे हैं, या सपा को या गठबंधन को, आपने एक बार, आपको ये लगता है कि ये बीजेपी से कहीं लड़ रहे हैं, SIR पे इनका पूरा समर्थन है, मतलब एक घर में 40-40 वोट निकले, इनको कोई दिक्कत नहीं है। बाहर विदेशी नाम से वोटर ID बने, ओवैसी साहब को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ओवैसी साहब को दिक्कत कहां है? जो मुसलमान वोट हैं, वैसे ही जैसे कट्टरता भारतीय जनता पार्टी फैलाती है कि जो हिंदू वोटर है वो यूनाइट हो जाए, वैसे ये चाहते हैं, तो सेकुलरिज्म कहां बचेगा? फिर इस देश का जो मूल ढांचा है जिसमें यह बनाया गया था कि सभी मिलजुल के साथ में रहेंगे, फिर कहां है वो? अंदर से आप एक और डिवाइड पैदा करना चाहते हैं। तारिक खान साहब, क्या आपको लग रहा है कि ST हसन, जो आपके ही पूर्व सांसद हैं पार्टी से, वो सेकुलरिज्म को बचाकर रखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी को अपने गठबंधन में रख लीजिए? तो वैसे ST हसन साहब ने खुद कहा कि मेरी ये निजी राय, मैं नहीं कह रहा हूं कि मत रखिए, मैं विचारधारा की बात कर रहा हूं। अभी फिलहाल उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है, लिंचिंग होती है। अगर लिंचिंग रमेश की होती है या अब्दुल की होती है, दोनों पे सवाल उठाना चाहिए। अब्दुल की होती है तो बड़ा खड़े हो जाते हो, और रमेश की होती है तो चुप होते हो। हम यही तो कह रहे हैं, हमने कहा दोनों में से किसी की भी लिंचिंग हो, गलत हो, वहां खड़े हो जाओ। अब जब अब्दुल के साथ होगा तब तो चिल्लाओगे, लेकिन जब रमेश के साथ होगा तो चुप हो जाओगे। इस विचारधारा के साथ समाजवादी पार्टी नहीं। ठीक, इमरान सोलंकी जी, ये एक प्रपोजल है, हालांकि ST हसन के लिए कह रहे हैं, तारिक खान की ये उनकी निजी राय है, लेकिन ST हसन ने कहा है कि वो अखिलेश यादव से बात भी करेंगे, उनकी बड़ी अच्छी बातचीत है अखिलेश यादव जी से। तो आप लोगों को लग रहा है कि जो पार्टियां या जो नेता आप लोगों को कट्टरपंथी, चरमपंथी, वोट कटवा, बाहरी कह रहे थे, उनके साथ आप लोगों को लड़ना चाहिए, क्योंकि आप भी NDA के खिलाफ लड़ते हैं, आप भी बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं, उनको हराना चाहते हैं? NDA के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कोई अगर है तो देश में, तो एक नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। आपने बिहार में देखा, बिहार में महागठबंधन में हमने 6 सीट मांगी थी, इन लोगों ने क्या कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे सीट, ये अहंकार में थे। तो आज क्या है बिहार में? देखिए, आज 3 सीट, एक सीट हम 7,000 वोट से आ रहे,
एक हम 8,000 वोट से हारे, और हम बलरामपुर में 300 वोट से हारे हमारे आदिल हसन साहब। तो गठबंधन की बात ऐसी है, असदुद्दीन ओवैसी सियासत के बरमूडा ट्रायंगल है, उन्होंने कहा कल के इंटरव्यू में। तो इनको समझना पड़ेगा, हम लोग जीतने के लिए आ रहे हैं। इनकी पार्टी के सदर का, इनके जो पार्टी प्रेसिडेंट, उनका अलग बयान है, इनके जो नेता उनका अलग बयान है, ये जो बैठ कर भाई बोल, इनका अलग बयान है। तो इनको समझना पड़ेगा, असदुद्दीन ओवैसी एकमात्र विकल्प है। जिस तरह बिहार में महागठबंधन ने 6 सीटें नहीं दी, हमने 5 सीट जीती और 3 सीटें हराई उन्होंने। तो ये समझने की बात है कि एमआईएम अभी सिर्फ हारने की और हराने की पोजीशन में नहीं है, एमआईएम जीतने की पोजीशन में भी है। तो आप इसको नकार नहीं सकते हैं। ठीक ये है, आपको समझना पड़ेगा। बादल देवनाथ जी, आप लोग नकारेंगे या स्वीकारेंगे? बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, आपको समझना पड़ेगा, वैसी फैक्टर है अभी। बैद्यनाथ झा जी, सबसे पहले मैं कहूंगा, ये जो बंगाल में जो एसआईआर जो लागू हुआ, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासी को मैं बताना चाहता हूं, अभी तक 30 लोग सुसाइड किया और एक बीएलओ भी सुसाइड किया और 2 बीएलओ अस्पताल में एडमिट है। तीसरा बात है, अभी आपने बताया उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, लेकिन अगले साल नहीं, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, विधानसभा चुनाव। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2 साल समय मिल रहा है एसआईआर के लिए, और 2002 में जो एसआईआर हुआ था बंगाल में, उसमें 3 साल लगा था, तब लेफ्ट का शासन था। लेकिन अभी 2026 में चुनाव है विधानसभा बंगाल में, और 2-3 महीने के अंदर का सिस्टम स्लो चलता था। अभी मोदी जी जब से आए तब से उन्होंने सिस्टम टाइट कर दिया है। अब वो कहते हैं कि 5 साल का काम 5 साल में करो और 5 महीने का काम 5 महीने में करो। पहले 5 साल, पहले 2 साल की योजना पंचवर्षीय योजना हो जाती थी और 2 महीने का काम 1 साल में होता था। मैं मोदी जी का बात नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ इलेक्शन कमीशन का जो रूल्स जो चालू किए एसआईआर के लिए, लोग मर रहा है बंगाल में। आज भी दीदी सड़क पर है, बंगाल इलाका में है सर। एसआईआर पर सीना मत पीटिए। एसआईआर पर बादल देवनाथ जी मैं सलाह दूंगा, एक पत्रकार होने के नाते आपको, बादल देवनाथ जी मैं आपको पत्रकार होने के नाते एक सलाह दूंगा कि एसआईआर पर छाती मत पीटिए सर। एसआईआर पर बोलकर अपना गला खराब मत कीजिए। और ना पदयात्रा काम आ रहा है, ना बोलना काम आ रहा है, ना कुछ करना काम आ रहा है। बिहार में देख लिया लोगों ने, राहुल गांधी की पदयात्रा देख ली, तेजस्वी यादव जो बार बार बोलते रहे, वो सब लोगों ने देख लिया। अंत में नतीजे ने बता दिया कि आप लोग एसआईआर पर रोते रहेंगे, जो संवैधानिक संस्था है वो अपना काम करता रहेगा। इसलिए एसआईआर पर छोड़ दीजिए सर। आज एसआईआर पर क्यों लड़ रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने एसआईआर पर एक बार भी, एसआईआर पर असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ नहीं कहा। वो कह रहे हैं कि भाई एसआईआर पर रोना छोड़ दीजिए। सर सुन लीजिए सर, प्लीज सुन लीजिए। मैं आपने मेरा आंसर, मैंने जो कह रहा हूं, आपको समझ में नहीं आया। मैं एसआईआर के खिलाफ नहीं बोला, मैं बोला समय का बात। जो समय बंगाल में ले रहा है, 3-4 महीना जो समय ले रहा है, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं। ठीक है सर, अब मुद्दे पर आए। मुद्दे पर पहले क्यों शुरू नहीं हुआ? ओवैसी को इग्नोर करेंगे, बात और है। ओवैसी को इग्नोर करेंगे या स्वीकार करेंगे? ओवैसी कहते हैं कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हसीना उठाएंगे, और नहीं तो महाभारत होगी गई। बंगाल में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सारे 10 करोड़ लोग एक साथ है। एमआईए में इसके पहले भी आया था, लोकसभा चुनाव में आया था, विधानसभा चुनाव में आया था, सीट भी दिया था, लेकिन बंगाल के लोग उनको नेगेटिव दर्जा दिखा दिया है और उनको बोल दिया ये बंगाल में आपका कोई स्थान नहीं है। बंगाल में ऐसा आप जो जैसे आप पॉलिटिक्स करते, ये बंगाल में ये सब नहीं चलते। बंगाल में सारे लोग, सारे धर्म के लोग, सारे संप्रदाय के लोग ममता दीदी के साथ है और 2006